कल हम लोगों ने स्क्रीन आई थिंक मटेरियल हमने स्टार्ट कर दिया था ना। यस सर। यस सर। ये वाला स्लाइड हो गया था, मटेरियल का मीनिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यस यस सर। सर। ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल करना था शायद, क्या हो गया था ये? यस। यस सर। ये भी हो गया था। यस नो सर। सर, यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से सर स्टार्ट आपने करना था ना। फर्स्ट हाँ सर पैराग्राफ बस तो हो आपने गया। एक्सप्लेन ही किया था थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, फिर क्लास का टाइम हो गया था इसलिए कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सेम टू यू आप सर। सब लोग स्वस्थ रहें और आपके घर परिवार में सभी लोग खुश रहें, ऐसी कामना करता हूं मैं। और इस कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से आप बचे रहें। तो आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है। तो बेटा जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं कि मटेरियल जो है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहें तो जैसे इस स्लाइड में ये हालांकि मैं कल डिस्कस कर ली थी, फिर भी इसको एक बार पढ़ दूंगा मैं, कि इसमें ये बात निकल के आई थी कि 1/2 ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसका मतलब 1/2 जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली कहें तो वो इन्वेंट्री पे खर्च हो जाता है। यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 करोड़ रुपए का आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है तो 1 लाख पता लगा उसमें से 1 करोड़ रुपए से मान लीजिए 50 लाख रुपए लगभग आपका इन्वेंट्री पे जाता है। यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल वगैरह जो है उन सब चीजों पे पड़ा रहता है। तो उसको कंट्रोलिंग करना बहुत जरूरी है, यानी 50% के आसपास आपका सारा पैसा उसी में खर्च होता है। तो एडुकेट एंड प्रॉपर कंट्रोल ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज, work in progress and finished goods is an important features of a cost accounting system। तो इसको कंट्रोलिंग करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यदि अगर इसका कंट्रोल अगर हम ठीक से नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलिए वो फर्म जो है वो बहुत ज्यादा लॉस बियर कर सकती है और उसको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री normally accounts for about 1/2 of the product cost, since this cost is controllable। इस कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो प्रॉपर प्लानिंग से प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग, परचेजिंग, हैंडलिंग एंड अकाउंटिंग आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज ए सिस्टम विच ensure the provisions of required quantity of inventories of the required quality at the required time with the minimum amount of capital। यहाँ पर याद होगा हमने वो एक डिस्कस किया था, किसी बच्चे ने सजेस्ट किया था एक गाड़ियों में जो लगता है, मैं नाम सेमी कंडक्टर, कि सर सेमी कंडक्टर की वजह से देखिए कितना प्रॉब्लम हुआ। तो आपको बहुत जरूरी है कि इन्वेंट्री में आपको जिस क्वालिटी की जरूरत है, जिस टाइम पे जरूरत है, जितनी क्वांटिटी की जरूरत है, अगर वो नहीं मिलेगा तो आपको परेशानियां हो सकती है। तो इफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल कीप्स कॉस्ट डाउन एंड हेल्प्स प्रोडक्शन रन स्मूथली। तो यहां तक हमने कल डिस्कस किया था। इसके बाद था आज हमारा ये ऑब्जेक्टिव पढ़ना था हमने, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल जो है वो क्या है, मतलब हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं उसके पीछे क्या हमारे मोटिव्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों करने की जरूरत है। तो द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल और द कंट्रोल ऑन द मटेरियल यूज्ड in the production process aims at accomplishing the following objectives। वो कौन कौन से objectives हैं? सबसे पहला है ensure an uninterrupted supply of various components, materials and parts required for efficient and continuous production। आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्शन यूनिट में प्रोडक्शन कंटिन्यूअस चलता रहे, कोई भी दिक्कतें ना हो, तो आपका इन्वेंट्री ठीक से होना चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा आपका प्रोडक्शन उतना स्मूथली चलता रहेगा। अदरवाइज कोई भी एक पार्ट अगर कम है, आपका इन्वेंट्री में नहीं है, तो उस पार्ट की वजह से आपका प्रोडक्शन स्टॉप हो सकता है या आप टाइमली उसको फिनिश नहीं कर सकते। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्रीज
सब्जेक्ट टू द ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स। इन्वेंट्री में एक तो ये तो है कि जितना चाहिए उतना दें, लेकिन कितना चाहिए हमको उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना। जरूरत से ज्यादा अगर हम इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो उससे हमारी मनी जो है वो बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाती है, और अगर कम करते हैं तो हमारे प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज का यहाँ मतलब है कि इकोनोमाइज, अगर मैं कहूँ तो ज्यादा अच्छा है कि आप उसको एक एडुकेट लेवल पे रखें उसको। ठीक है। साथ साथ तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका है, स्टोर मटेरियल with a minimum of handling time and cost of protect from cost and protect them from loss by fire, theft and damage through handling। ये भी देखने की जरूरत है कि जो हमारी जो इन्वेंट्री है, ऐसा ना हो कि उसमें जब मर्जी आग लग जाए। अगर हम उसका प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं, उसमें चोरी की संभावना हो सकती है, वो हैंडलिंग के थ्रू डैमेज हो सकता है, या उसकी हैंडलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, उसको प्रोटेक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। तो इन सबको भी हमें मिनिमम करने की जरूरत होती है। इसीलिए इन्वेंट्री कंट्रोल में आप इन सब चीजों का प्रोविजन करके रखने की जरूरत होती है। साथ साथ ये सारी थ्योरेटिकल पार्ट है अभी, ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा समझिए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल पाएंगे। ड्राइव मैक्सिमम इकोनॉमी इन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इन्वेंट्री होल्डिंग। जी, मैक्सिमम इकोनॉमी इन कॉस्ट, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे सेविंग्स कर सकते हैं परचेजिंग में और इन्वेंट्री होल्डिंग में, उस पर ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। एंड मेंटेन द सरप्लस इनएक्टिव एंड ऑब्सोल्यूट आइटम्स टू द मिनिमम लेवल बाय सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस विच इफेक्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि हम जो हमारे पास समय एक्स्ट्रा सरप्लस है, या कोई ऐसी चीज जो अब एक्टिव नहीं है या ऑब्सोल्यूट हो गए ऐसे आइटम्स, उसका लेवल बहुत मिनिमम हो इन्वेंट्री में, वो ना हो तो ही बेहतर है। ठीक है। यहाँ तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा हमने कल डिस्कस किया था। अब आज करना था यहाँ से टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। पिछला सारा क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो अब बात आती है टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, कि भाई जो इन्वेंट्री है उसको कंट्रोल करने की कौन कौन सी टेक्निक है। ऐसे 7-8 टेक्निक्स हैं, लेकिन इसमें जो ऊपर की 3 दिख रही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 आपके सिलेबस में आती ही आती है, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। इवन सेकंड और थर्ड से तो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे। फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है। हालांकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे पढ़ने की जरूरत है, जिनमें मेन 3 जो है, एबीसी एनालिसिस, फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैं 3 ही कराऊंगा। इसके बाद वाले आप खुद करके भी कर सकते हैं, नहीं होगा तो फिर मैं वैसे भी, आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा उसको। इसके अलावा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, आपके सिलेबस में आता भी नहीं है। रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स, यूज ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन, टू बिन सिस्टम। आई थिंक टू बिन सिस्टम पे थ्योरी पहले आती थी, अभी हाल फिलहाल में नहीं आती है इस पे। एंड जिट परचेजिंग एंड जस्ट इन टाइम परचेजिंग, इस टाइप के कुछ इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड्स हैं। इनमें से पहले 3 पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो इन 3 को अच्छे समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले बात है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या है? ABC analysis is an inventory control technique for exercising selective control over different types of item in the stock। यानी कि स्टॉक में, इन्वेंट्री में जो आपके डिफरेंट टाइप के आइटम्स हैं, उसकी आप क्लासिफिकेशन कर देते हैं, और क्लासिफिकेशन करते हैं कैटेगरी वाइज, और उसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। इसीलिए इसका नाम एबीसी एनालिसिस है। तो broadly, the stock is classified on the basis of the investment involved into 3 categories, category A, B, and C, on their importance, that is their value and frequency of replenishment during a period। तो अब कैटेगरी ए में क्या आएगा, कैटेगरी बी में क्या आएगा, कैटेगरी सी में क्या आएगा, क्लियर दिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम उसको क्लासिफाइड करने वाले हैं। तो कैटेगरी ए में कौन सी आती है? कैटेगरी ए में आप देखिए, वो इट कंटेन्स ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ आइटम्स
से 10% ऑफ टोटल आइटम्स, आपके जितना स्टॉक है हो सकता है उसका 10% हो वो, बट कहीं ना कहीं उसकी जो वैल्यू होगी वो लगभग 70% के आसपास होती है। यानी कि हाई वैल्यू आइटम क्वांटिटी में कम हो सकते हैं बट वैल्यू में वो बहुत हाई होते हैं। तो इट कंटेन्स ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ आइटम्स, से अबाउट 10% ऑफ टोटल आइटम्स इन द स्टॉक, बट दे रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट, से अबाउट 70% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। जैसे मान लीजिए आप रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन बनाते हैं अभी कंपनी, गोदरेज सपोज, तो गोदरेज का जो इन्वेंट्री कंट्रोल होगा उसमें आप मान के चलिए उसमें सबसे हैवी वैल्यू के जो आइटम्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे उनके कंप्रेसर। फ्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्रेसर, और वॉशिंग मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इसमें जो मोटर है उसका जो ड्रम है, ये जो आइटम्स हैं ये कम होंगी क्वांटिटी में बट इनकी वैल्यू बहुत हाई होगी, क्योंकि एक रेफ्रिजरेटर में एक ही कंप्रेसर लगना है, एक वॉशिंग मशीन में एक ही मोटर लगनी है, एक ही ड्रम लगना है, ठीक है। लेकिन नट बोल्ट, नॉब्स और भी बहुत सारी जो छोटे छोटे आइटम्स फ्रिज रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन आपने देखे होंगे, वो एक एक पार्ट में मतलब एक यूनिट में बहुत सारे लगते हैं, तो वो क्वांटिटी बहुत हाई हो सकते हैं लेकिन वैल्यू में कम होंगे। और ये वाले जो मैं बता रहा हूँ ये क्वांटिटी में कम जरूर होंगे, भले कम होंगे लेकिन इनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, तो इनको हम कैटेगरी ए के मान लेते हैं। तो दीज आइटम्स हैव हाई प्राइस एंड heavy requirements. The item belonging to category A can be effectively controlled. इसके ऊपर कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है आपको। Can be effectively controlled by employing a regular system of inventory control to avoid overstocking as well as the shortage of material. तो इसको बहुत जरूर से रेगुलर कंट्रोल करना चाहिए, इसको ना बहुत ज्यादा होने चाहिए और ना ही ये कम होने चाहिए। तो बजट आर प्रिपेयर्ड फॉर प्लानिंग द टोटल मटेरियल रिक्वायरमेंट and the stock are controlled by establishing certain level like maximum level, minimum level, reorder level। ये तीन जो आपके वर्ड आए, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल और मिनिमम लेवल, ये क्या होते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे स्टॉक वाले में, सेकंड पॉइंट में। तो ये प्लानिंग इसमें करनी पड़ती है कि हमें कम से कम कितना स्टॉक रखना है, इनका ज्यादा से ज्यादा कितना रखना है, और रीऑर्डर लेवल इसका क्या होगा, यानी कि एक कितनी क्वांटिटी आएगी उसके बाद हमें दोबारा से ऑर्डर कर देना है इसका। ये अभी आएंगे धीरे, अभी मतलब आज ही क्लियर करेंगे इसको। डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये भी आपका जो थर्ड वाला पॉइंट था EOQ, कि कब हमें ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा, ऐसी कितनी क्वांटिटी होगी जहां पर हम इतना ऑर्डर करते हैं तो हमें जो कॉस्ट है वो मिनिमम आएगी ऑर्डर वगैरह की, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो कैटेगरी ए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कैटेगरी ए में। Yes, sir. समझ में आ गया है? Yes, sir. तो अगर आपका मोबाइल का काम है, मान लीजिए आपकी कंपनी मोबाइल प्रोड्यूस करती है, तो कैटेगरी ए में आपके हिसाब से कौन से चीजें आएंगी उसमें? Sir, battery और कैमरा। सर डिस्प्ले आ बैटरी और जाएगा, कैमरा, अच्छा। डिस्प्ले प्रोसेसर हैं? चिप्स, डिस्प्ले डिस्प्ले और प्रोसेसर प्रोसेसर, बिल्कुल सब सारा हो गया। आपके इसमें जो मदरबोर्ड और मदरबोर्ड प्रोसेसर, मदरबोर्ड मदरबोर्ड, वेरी गुड, क्योंकि ये बड़े हाई वैल्यू के होंगे उसमें। हाँ वेरी गुड। नहीं आज के डेट में डिस्प्ले कैमरा भी बड़े हाई वैल्यू होते हैं उसमें, नो डाउट, बट लेकिन उसमें जो छोटी छोटी चीजें, नट बोल्ट्स है, उसकी स्क्रीन सेवर है, ठीक है, उसका बैक कवर है मान लीजिए, या जो भी चीजें छोटी मोटी चीजें, स्मॉल चीजें हैं, आईसी है उसकी, चार्जिंग का वो जो क्या होता है इसको पॉइंट स्लॉट को क्या बोलते हैं वो लोग, जैक है, ये बड़े स्मॉल क्वांटिटी के होंगे, मतलब हाई लो वैल्यू के होंगे। लेकिन इसके अलावा जो आपने अभी आप लोगों ने बताया ये हाई वैल्यू के होते, ये किस कैटेगरी ए में। तो आई होप कि आपके एग्जाम्पल से मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है, मतलब ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लास है। कैटेगरी बी, अब बी में कौन सी आ गई, जो मॉडरेट है, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ द आइटम दैट आर रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट देन कैटेगरी ए आइटम्स, ठीक है, मतलब ए के कंपेयर में थोड़े से कम है। तो देयर क्वालिटी अमाउंट्स टू अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द टोटल आइटम्स of material maintained in the store and they require around 20% of the total investment in the inventory।
तो लगभग 20% के आसपास ये क्वांटिटी में होते हैं और लगभग इतनी इनकी वैल्यू होती है। तो since a moderate amount is involved in the case of items belonging to the category B, degree of control required is not same as applied in the category A. A के अकॉर्डिंगली उसमें तो बहुत हाई कंट्रोल चाहिए, इसमें आप मान लीजिए एक मॉडरेट कंट्रोल भी आपका चल जाएगा। एंड पीरियडिकल रिव्यू ऑफ द आइटम इज डन बिफोर ऑर्डरिंग सच आइटम्स। तो इसमें वो आ गए जो बहुत कॉस्टली तो नहीं है लेकिन इतने कम कॉस्टली भी नहीं है, मतलब कि जिसको हम नेग्लेक्ट कर दें, तो बीच में जो मॉडरेट वाली सिचुएशन कहते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब कैटेगरी सी में क्या आ गया? इट इंक्लूड्स आइटम दैट डू नॉट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट बट ए लार्ज इन टर्म ऑफ द परसेंटेज ऑफ द आइटम्स। अगर कहें तो ये इनकी वैल्यू हो सकता है कि टोटल इन्वेंट्री का 10% ही हो, लेकिन जो इनकी क्वांटिटी है वो लगभग 70% के आसपास होती है। तो कांस्टेंट कंट्रोल इज नॉट वारंटेड, कोई जरूरी नहीं इस पे ज्यादा कंट्रोल रखने की, इस पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। फॉर द आइटम बिलोंगिंग टू द कैटेगरी आफ्टर ascertaining the consumption requirement of these items, order may be placed either after 6 months or once in a year in order to economize the ordering and handling cost। तो इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, तो इसको आप 6-6 महीने में, एक एक साल में भी एक बार भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। इस समय जो आपके नट बोल्ट्स हो गए, ठीक है, आपकी नॉब्स हो गई, और जो बहुत मतलब जो, हाँ हाँ जी, So screw. स्क्रीन गार्ड हो गए आपके, हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत मतलब नॉर्मल उसके होते हैं, लेकिन ज्यादा वो नहीं। तो अच्छा, बी में बताना भूल गया, बी में जैसे मान लीजिए आपके चार्जर का वो हो गया, क्या बोलते हैं वो, अडेप्टर हो गया, डाटा केबल हो गया, वो आपके बी में आ सकते थे। ठीक So है ना? body frame भी तो B में ही आएगा। हाँ, बॉडी फ्रेम भी, हाँ बी में आ जाए, बिल्कुल। ठीक है ना? इसमें सी में आपके वो आ गए, मैंने बताया ना, जो वो आ गया आपके क्या बोल रहा था मैं भी, आपका जो आपका गाइड, जो Screen guard, हाउ back टू यूज cover. योर मोबाइल्स के लिए जो गाइडलाइंस आती है, वो हो गया आपका। ठीक है, और वो आजकल तो मोबाइल को ऑन करने के लिए वो आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक वो पिन होती है ना, सिम वाली Yes, पेन। sir. सिम, हाँ सिम, और SIM सिम जिसमें ejector tool। लगता है, बिल्कुल इंजेक्टर के लिए, और एक सिम जिसमें लगता है, जो सिम की जो प्लेट होती है जिसमें सिम और मेमोरी कार्ड को आप रख के अंदर उसको पुश कर देते हैं, ये सब किस में आ गए? सी कैटेगरी में आ गए, है ना? ये मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू के नहीं होते ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैटेगरी ए क्या है, कैटेगरी बी क्या है, कैटेगरी सी क्या है। तो कैटेगरी ए वो है जो कि क्वांटिटी में कम हो सकते हैं लेकिन वैल्यू में बहुत हाई होते हैं, इसमें उन पर कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कैटेगरी बी में एक मिडिल सिस्टम, मिडिल कैटेगरी के लोग, मिडिल कैटेगरी के आइटम्स आए थे जिनकी वैल्यू इतनी हाई भी नहीं होती लेकिन ए की कंपेयर में कम होती है और उनकी क्वांटिटी भी कम होती है, तो उस पर मॉडरेट कंट्रोल की जरूरत है। और जो सी है उस पर आप ज्यादा कंट्रोल ना भी दे तो भी चलेगा, क्योंकि वो बहुत नॉमिनल वैल्यू के आइटम्स उसमें आते हैं लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक ये डायग्राम के थ्रू भी इसको समझाया गया है। आप इस डायग्राम से क्लियर देख पा रहे हैं, आपके वाई एक्सिस पे टोटल मनी स्पेंट है, टोटल मनी स्पेंट इन द परसेंटेज, और जो आपका एक्स एक्सिस पे है वो है टोटल क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री। तो आप देख रहे हैं ए वाली कैटेगरी को अगर आप देखें तो ये में आपको क्लियरली दिख रहा है कि मनी स्पेंट जो है लगभग लगभग वो 100 का, आप देखिए लगभग 70% के आसपास मनी स्पेंट है, लेकिन स्टॉक में उसकी क्वांटिटी तो लगभग लगभग 10% के आसपास ही है वो। तो इसके बारे में से लिखा भी है कि मच एम्फेसाइज इज प्लेस्ड ऑन द आइटम ऑफ ए इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और कैटेगरी बी में अगर आप देखें तो लगभग रेस्ट 20% जो है वो आपका मनी स्पेंड हो रहा है उस पर, और लगभग 20 to 30% उसका क्वांटिटी है उसमें। तो ये कह रहा है दीज द आइटम ऑफ बी आर अंडर कंट्रोल एज एन इंटरमीडिएट कैटेगरी बिटवीन ए एंड सी। एंड सी के लिए उसने क्लियरली लिखा है लेस टाइम एंड अटेंशन आर गिवन फॉर सी आइटम्स, or we can say a negligent control as long as the stock does not run out। तो इस ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि 2 4 5 कम भी हो गए तो आपके प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कि 10 12 नॉब कम हो गई, 5 7 नट बोल्ट कोई ले गया निकाल कर, कोई सिम सिम का प्लेट ले गया, कोई सिम इंजेक्टर लेके ले गया मान लीजिए कोई एम्प्लॉय डाल के, तो ऐसा नहीं कि आपके प्रोडक्शन पे इसका इम्पैक्ट इतना पड़ जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से ये एबीसी Yes, एनालिसिस? Yes, yes, sir. sir।
आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल में। नो सर। हाँ सर। अब आते हैं हम, ठीक है, अब आते हैं सेकंड आइटम जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। तो इसमें यहां से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, तो अब आप नोटबुक वगैरह और पेन जो है वो निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें जो आपको नोट करनी पड़ेंगी साथ साथ अभी। आई होप कि आप लोग निकाल के बैठे होंगे, यस तो मैं सर। शुरू कर दूं? जस्ट ठीक है, जस्ट नो प्रॉब्लम, नो इशू बेटा, मैं 30 सेकंड देता हूँ आपको इसके लिए। सर आपने लास्ट क्लास की पीडीएफ शेयर नहीं की थी। हाँ बेटा, मैं एक्चुअली वो हुआ क्या, मैं कॉलेज चला गया था कल, तो कल ही शायद किसी बच्चे ने लिखा था। मैं आज अभी करता हूँ, आज 4:30 बजे के बाद कर दूंगा आज, ठीक है ना? ओके सर। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो द मटेरियल डिपार्टमेंट्स डिटरमाइन the level of inventory for setting different stock level in order to ensure smooth operation of the production process, as well as the allocation of appropriate amount of monetary resources to different items in the inventory. These level of stocks can be discussed as follows. अब एक एक करके जो लेवल्स आएंगे आप उसके कम से कम फार्मूले नोट करते रहिएगा। सबसे पहला होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। जब मैं बोलूं तब नोट करना, भी नहीं, पहले समझ लो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है क्या। नाम से क्लियर है जैसे कि एक वो लेवल जो हमें ज्यादा से ज्यादा, अगर हमें अपना रखना है तो इससे ज्यादा नहीं रखना है स्टॉक लेवल। तो इट इज द लेवल ऑफ द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एन आइटम दैट कैन बी held in the stock at any point in time. It is the level above which stock should not be allowed. It is the level above which stock should not be allowed to rise, यानी कि ये मैक्सिमम लिमिट है। इट इज फिक्स्ड आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये कैसे फिक्स होते हैं, हालांकि उसका डिटरमाइन करने का फॉर्मूला, लेकिन ये कैसे फिक्स होता है इसके पीछे कुछ फैक्टर्स को हम देखते हैं। सबसे पहला, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ मटेरियल, कि हम कितना जरूरत पड़ती है भाई, हमको कितना, हमारा कंजप्शन का रेट क्या है। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है। रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और कितनी हमारे पास अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कवरेज, हमारे पास उसको रखने के लिए जगह है गोडाउन में या स्टोर रूम में, कितनी है। उसको उसको फिर आप स्टोरिंग की कुछ तो कॉस्ट आएगी आपकी, जिसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, क्योंकि जब आप स्टोर में जो मटेरियल होता है आपका, उसका आपको इंश्योरेंस कवर भी लेना पड़ता है। और आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी आपके जो अवेलेबिलिटी है उसको चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली देती है। अब मान लीजिए आपकी आपके आपके पास एक रूम है और रूम से ज्यादा आपने वो रख रखे हैं स्टॉक, और कुछ मटेरियल ऐसा कोई आपका रूम के बाहर पड़ा रहता है ओपन में, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका कवर नहीं देगी आपको, कि नहीं भैया जी मैं इसका आपको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो कभी भी आपका स्पॉइल हो सकता है, कभी भी थ्रेफ्ट हो सकता है, कभी भी इसे फायर लग सकता है, कभी भी इसमें बरसात में भीग सकता है, कुछ भी खराब हो सकता है। अगर ऐसा आइटम है जो बरसात से भीग के खराब हो सकता है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी केवल उन्हीं आइटम, उतनी आइटम का कवर करेगी जो आपको देखेगी कि वहां पर आपके जो नॉर्म्स है वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सारे प्रॉपर प्लानिंग हो रही है नहीं हो रही, ये सब चीजें। एंड कीपिंग क्वालिटी ऑफ मटेरियल इंटैक्ट, जहां पर मटेरियल की क्वालिटी इंटैक्ट रहे, देखें ना। प्राइस फ्लक्चुएशन, बिल्कुल, क्योंकि प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा स्टॉक कर लिया, प्राइस डाउन हो गए, तो आपको कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, तो ये भी देखना पड़ता है। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंसिस, बिल्कुल ये भी नुकसान हो सकता है कि आपने स्टॉक कर लिया और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब आपके बाद आपके पास जो मटेरियल है वो उसमें यूज ही नहीं हो सकता, तो कितना नुकसान होगा। एंड रिस्ट्रिक्शन इफ एनी इम्पोज बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने कर दिया कि आप इतने टन या इतने क्विंटल से ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते, तो वो सब भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, ये अब आप नोट कर लीजिए, जो बोल्ड में है बड़ा बड़ा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी
minus within the bracket minimum rate of consumption multiplied by minimum reorder period. ये लिख लीजिए. Maximum stock level can be calculated with the help of this formula. Reorder level plus reorder quantity minus within bracket minimum rate of consumption into minimum reorder period. अभी न्यूमेरिकल करना है आपने इसके ऊपर, इसलिए बोल रहा हूं, तो नोट कर लीजिए. हो गया? यस सर. नेक्स्ट स्लाइड पे चल सकते हैं. Yes, sir. Sir, 1 minute, please. सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो बेटा. Please wait. Sir, please wait a minute. Yes, sir. Thank you. चले. Yes, sir. दूसरा मिनिमम स्टॉक लेवल. अब देखिए ये भी उसके नाम से क्लियर है कि ये वो लेवल कि इससे कम नहीं करना हमको, मिनिमम इतना रखना हमेशा. तो ये क्या है? इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी बिलो विच द स्टॉक ऑफ एन आइटम शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल. उससे कम नहीं जाना चाहिए, इतना तो रखने की जरूरत है हमको. मिनिमम स्टॉक लेवल. इट इज एसेंशियली ए सेफ्टी और बफर स्टॉक विच एक्ट एज ए कुशन अगेंस्ट स्टॉक आउट्स. द मिनिमम स्टॉक लेवल इज फिक्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट. क्या क्या चीजें इसमें ध्यान दे देते हैं? वही रीऑर्डर लेवल क्या है हमारा, लीड टाइम कितना है. लीड टाइम मींस होता है दैट इज टाइम लैग बिटवीन द डेट ऑफ इश्यूइंग ऑर्डर के. आज हम मान लीजिए ऑर्डर कर रहे हैं, तो अभी एकदम ऑर्डर का एकदम तो नहीं आएगा आपका आइटम. तो टाइम लैग बिटवीन द डेट ऑफ इश्यूइंग ऑर्डर एंड द रिसीप्ट ऑफ मटेरियल. मान लीजिए आज आप ऑर्डर करते हैं तो एक वीक बाद आपके पास ऑर्डर आएगा, मतलब रिसीव मटेरियल आएगा. तो एक वीक का आपको जो मार्जिन लेके चलना है दैट इज कॉल्ड लीड टाइम. एंड एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ मटेरियल. ये तीनों को ध्यान में रखकर इसको निकालने का फॉर्मूला जो है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो वो ये है, मिनिमम लेवल इज इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल माइनस विद इन ब्रैकेट नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड. मैं रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम लेवल कैन बी कैलकुलेटेड बाय रीऑर्डर लेवल minus normal consumption multiplied by normal reorder period. Normal consumption into normal reorder period का जो भी आएगा उसको reorder level से जब माइनस कर देंगे तो we can get the minimum level. इसको भी नोट कर लीजिए. सर रीऑर्डर लेवल क्या होता है? हाँ बस वेरी गुड. आ रहा हूँ, अगला अगला स्लाइड वही है बेटा. अगला स्लाइड वही था, ये लीजिए. तो रीऑर्डर लेवल होता क्या है अब? तो इट इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री एट विच इट बिकम्स नेसेसरी टू इनिशिएट परचेज ऑर्डर फॉर फ्रेश सप्लाई. नाम से क्लियर, री ऑर्डर, कब ऑर्डर करना है अगला ऑर्डर. री ऑर्डर लेवल इज जनरली ए पॉइंट बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल के बीच के पॉइंट होता है. तो फ्रेश, अब इस लाइन को समझ लीजिए, फ्रेश ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द एक्चुअल स्टॉक टच द मिनिमम लेवल so as to take care of lapses in time in between placing the order and the receipt of material is called reorder level. So this level depends of the rate of consumption, minimum level, delivery time and variation in delivery time. कई बार डिलीवरी वेरिएशन आ सकता है कि कभी 2 हफ्ते में आते, कभी 3 हफ्ते भी लग जाते हैं. तो इसको हम ऑर्डरिंग लेवल भी कहते हैं. ये कैसे निकलता है? मैक्सिमम कंजप्शन के 2 फार्मूले हैं. या तो मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कर दीजिए, ठीक है, या फिर दूसरा फार्मूला है मिनिमम लेवल प्लस नॉर्मल रेट ऑफ कंजप्शन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड करके भी निकाल सकते हैं. इसके लिए इसको दोनों फार्मूले लिख दिए मैंने, इसमें लिखे हुए हैं, ये दोनों लिख लीजिए. रीऑर्डर लेवल कैन बी कैलकुलेटेड मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. एक तो ये हो सकता है, या फिर मिनिमम लेवल प्लस नॉर्मल रेट ऑफ कंजप्शन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड.
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलूं? यस सर। सर सॉरी, हाँ बोलिए बोलिए। जस्ट अ मिनट सर, हाँ, जस्ट अ नो मिनट। नो इशू बेटा, नो इशू। सर डन। ठीक है, अब एक एवरेज स्टॉक लेवल होता है। ये बेसिकली बहुत कम पूछा जाता है, ये दोनों वाले कम पूछे थे, फिर मैंने इसको स्लाइड में डाल दिया कि आपको पता होना चाहिए कि होते क्या है। एक होता है एवरेज स्टॉक लेवल, नाम से क्लियर हो रहा है कि एवरेज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की सिचुएशन। तो कैसे निकलता है? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, तो एवरेज स्टॉक लेवल हो गया। या फिर मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी करके भी निकाल सकते हैं आप, इसका ये भी फार्मूला है। तो एवरेज स्टॉक लेवल तो ऐसे निकल जाएगा आपका। अब दूसरा होता है डेंजर लेवल, जिसको हम सेफ्टी लेवल भी बोलते हैं। डेंजर लेवल नाम से क्लियर है, देखिए, इज द बिलो, डेंजर लेवल इज द बिलो द मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल से भी नीचे का लेवल होता है। एंड रिप्रेजेंट ए स्टेज वेयर इमीडिएट steps, yes, immediate action must be taken for getting stock replenished. When the stock reaches danger level, it is indicative that if no emergency steps are taken to replenish the stock, the store will be completely exhausted and normal production will stop. इसको फॉर्मूला क्या है इसको कैलकुलेट करने का? एवरेज कंजप्शन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। ये भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों कम पूछे जाते हैं, एवरेज स्टॉक पूछा जाता है, डेंजर लेवल तो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन नाम से क्लियर कि डेंजर लेवल भी कुछ होता है, आपको पता होना चाहिए। ये 5 लेवल आप नोट अगर कर लिए हो तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आगे चलूंगा। सर डन। सभी ने लिख लिया 5 लेवल? अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने रख रहा हूं मैं, इसको बाद में करूंगा क्लियर। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले 4 5 ये कीजिए, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। लेकिन इसमें लिए आपको वो चाहिए होगा, ईओ क्यू। चलिए इसको भी एक बार एक साथ ही करते हैं, पहले एक और चीज समझ लेते हैं इससे पहले। चलिए अब आते हैं एक और थर्ड पॉइंट पे, वो भी समझ लेते हैं, फिर इकट्ठा न्यूमेरिकल करेंगे। एक होता है रीऑर्डर क्वांटिटी, या जिसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी फॉर विच ऑर्डर इज प्लेस्ड व्हेन स्टॉक रीचेस रीऑर्डर लेवल। इट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईओक्यू कहेंगे। व्हेन इट इज द क्वांटिटी विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल टू ऑर्डर, यानी कि वो सिचुएशन जहां पर हम ऑर्डर करते हैं तो हमें कम से कम कॉस्ट आती है उस ऑर्डर को करने की। एक ऐसा लेवल होता है जहां पर मिनिमम कॉस्ट आती है या कम से कम कॉस्ट आती है आपके ऑर्डर करने की। क्या होता है ना आपको, कि हम इसकी 100 यूनिट परचेज करें या 200 परचेज करें या 3 परचेज करें या ज्यादा करें या कम करें, कितनी परचेज करें कि हमें कम से कम कॉस्ट आए। तो द EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री एट विच टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड द कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर, क्योंकि देखिए ऑर्डर करने में भी आपको कॉस्ट लगती है, ठीक है, एंड कैरिंग कॉस्ट, उसकी जो लाने की कॉस्ट है वो भी कम से कम हो, तो वो लेवल जो होता है वो इसको बोलते हैं EOQ। तो एट EOQ द ऑर्डरिंग कॉस्ट आर इक्वल टू द कैरिंग कॉस्ट, वी कैन से। तो EOQ इज डिटरमाइंड आफ्टर कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। EOQ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये वाली स्लाइड को वो कर दीजिएगा, आप इसको छोड़ दीजिएगा, इस पे आ जाइए। तो इसके 3 पॉइंट होते हैं, एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होता है कैरिंग कॉस्ट। तो पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है मैंने बताया,
इट इज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग और ऑर्डरिंग द मटेरियल। कि भाई किसी भी मतलब मटेरियल को आप खरीदेंगे या ऑर्डर करेंगे तो कुछ तो कॉस्ट आएगी। इट इज मेड अप टू द फॉलोइंग, वो क्या, रेम्यूनरेशन ऑफ द स्टाफ इंगेज्ड इन द ऑर्डरिंग, जो ऑर्डर कर रहा है उसकी तो कॉस्ट आएगी उस स्टाफ की। दे अंडरटेक द एक्टिविटीज ऑफ प्रोसेसिंग द परचेज ऑर्डर, प्लेसिंग द ऑर्डर विद द सप्लायर। ठीक है जी, तो उनका रेम्यूनरेशन जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट incurred on goods purchased, cost incurred on the stationery, postage, typing, telephone, etc., ईमेल वगैरह जो भी आज के में जो भी मॉड्स हैं वो सब, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। कैरिंग कॉस्ट, दीज आर द कॉस्ट फॉर हैंड होल्डिंग द इन्वेंट्री। आप कॉस्ट मतलब आप जो आपकी वो आएगी मटेरियल आ जाए उसको कहीं तो रखोगे, तो दीज कॉस्ट विल नॉट बी इंकर्ड इफ इन्वेंट्री आर नॉट कैरिड। These costs include the cost of capital invested in inventories, cost of storage which could have been used for other purpose। भाई आप जो जगह लोगे, गोडाउन लोगे या स्टोर लोगे, जहां रखोगे, अगर वहां पे इन्वेंट्री नहीं होती तो आप उसको किसी और काम के लिए यूज कर सकते थे ना, तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। द लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू डिटोरेशन एंड ऑब्सोलेंसेस, इंश्योरेंस कॉस्ट, मैंने बताया कि इंश्योरेंस कराना पड़ेगा आपको, एंड कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज इन हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। तो EOQ is the quantity order for which both the ordering cost and carrying cost are minimum। इसको कैलकुलेट करने का ये सिंपल फार्मूला, इसको आप नोट कीजिए। EOQ इज इक्वल्स टू 2AO अपॉन C। 2AO जो है वो आपका द रूट ऑफ 2AO अपॉन C। अब यहां पर A क्या है, O क्या है और C क्या है। A is the annual consumption of material in units. O is the cost of placing an order, and C is the annual cost of storage per unit। नोट हो गया बेटा ये? Yes, sir. तो जस्ट अब ये हाँ, अब इस नुमाई को कीजिए। अब आप, ये आपके सामने है, कोशिश कीजिए। इसको चाहे तो आप नोट कर रहे हैं, बेटर रहेगा नोटबुक में ना। सबसे पहले निकालिए इसमें EOQ, जो भी लास्ट में लिखवाया है, जिसको हम कहते हैं EOQ। क्या कहते हैं हम लोग? रीऑर्डर क्वांटिटी। Economic order quantity. जी कुछ नहीं। सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो बेटा? सर वो आपने पूछा था ना EOQ को क्या कहते हैं, तो मैंने वही बताया था फुल फॉर्म। अच्छा अच्छा, हाँ, रीऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल। बना लो।
और देना थोड़ा सा पानी, आधा गिलास। रिऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? 2a अपॉन c, ठीक है ना? a क्या है? एनुअल कंजप्शन ऑफ वेरी गुड। तो एनुअल कंजप्शन कैसे निकलेगा? थोड़ा डिस्कस करते हैं ना, अच्छा रहेगा ना, और बच्चे जो नहीं कर पा रहे उनको समझ। हाँ जी, एनुअल कंजप्शन कैसे निकलेगा? नॉर्मल यूसेज इंटू सॉरी, 62। नॉर्मल कंजप्शन नॉर्मल यूसेज इंटू इंटू 62। 52। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं, इसमें नीचे लिखा हुआ है कि वीक्स इन ए ईयर, एक साल में 52 वीक्स हैं, और 52 वीक्स में अगर आप देखें तो मिनिमम तो रहता है 25 के आसपास, मैक्सिमम रहता है 75, लेकिन नॉर्मल यूज जो रहता है वो 50 का। तो यानी कि 2600 यूनिट, यानी कि 2600 यूनिट जो ये आपका एनुअल कंजप्शन है, ठीक है? अब उसके बाद 2 इंटू ए इंटू ओ। ओ क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। वेरी गुड। वो कितनी है? 100 रुपीज। 100। और डिवाइड बाय क्या होगा वो? सी। सी इज द 16 एनुअल and कैरिंग carrying कॉस्ट cost पर per यूनिट। unit। उसको डिवाइड बाय 15 कर दीजिए, उसका रूट निकाल लीजिए फिर आप। कितना आ रहा है? आजकल तो कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट होते हैं। मेरे कैलकुलेटर में 186.1898, मतलब 186.19 कह सकते हैं आप, 186.18 आ रहा है। सबका ये आ रहा आंसर? अच्छा, इसमें भी तो होता है कैलकुलेटर, इसमें देखें क्या करके। यस सर, आ रहा है। इसमें एडवांस वाला कैसे आएगा? स्टैंडर्ड आ रहा है थोड़ा। ये ना रूट का नहीं हो रहा यूज है। यस सर। सर जो आप वैल्यू डालेंगे उसके उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रूट आ जाएगा उसका। अच्छा, बाद में करने से आ जाएगा? मैंने पहले यस जैसे सर। पहले पहले ऐसे नहीं हो ना। चलिए, तो 2 इंटू 2600 इंटू कैरिंग कॉस्ट क्या था? 100, ठीक है, डिवाइड बाय 15। अब आप कह रहे हैं यहाँ रूट लगा दूं? नहीं आ रहा ना इसमें। यस सर पहले इज इक्वल टू करिएगा फिर रूट लगाइएगा। अच्छा, एक बार करके देखते हैं। मैं भी सीख लेता हूँ इस वाले को यूज, मैंने भी नहीं किया इसके तो लैपटॉप वाले, मैं अपने मोबाइल को यूज करता हूँ, मैं तो अपने को ना। 2, एक मिनट पहले सारे कैंसिल करते हैं। 2 इंटू 2600 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 34,666 यूनिट। अब इसका रूट में ये वाला पुश करना है बटन बेटा। जी सर, ऐसे ही होना चाहिए, करके देखिए। हाँ, गुड, ठीक है। तो ये आ गया आंसर आपका 186.18। तो इसको 186.19 कर लीजिए आप, ठीक रहेगा ना, कि यूनिट्स में देना है ना हमको।
तो 186.19 या 186 यूनिट्स आप मान लीजिए रीऑर्डर क्वांटिटी जो है आपका, यानी कि 186 यूनिट्स का ऐसा क्वांटिटी आपकी जब Yes, एक sir. सौ छियासी यूनिट का ऑर्डर करते हैं तो आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम आती है उस वक्त। ठीक है, सर वन हाँ जी बेटा। क्वेश्चन सर ईओक्यू के फॉर्मूले में अंडर रूट टू एओ अपॉन सी है, तो लाइक अंडर रूट होल में है सी के लिए भी या सिर्फ टू एओ के लिए? ये होल पे है, होल पे है। ओके सर, सर मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हाँ, दोनों हाँ। पे है। ओके सर। अगला निकालो, अगला तो आसानी से निकल जाएंगे। अगला है रीऑर्डर लेवल। इसका तो फॉर्मूला पता है ना, Yes, क्या sir. था? तो Yes, आपने Sir, नोट किया होगा, स्लाइड निकालनी पड़ेगी। the period. maximum consumption into maximum reorder period. हाँ, तो मैक्सिमम कंजप्शन कितना आपका 75 यूनिट्स पर वीक। 75. Yes, sir. हाँ, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है आपका 4 to 6 4 to वीक्स। 6 week. हाँ, तो रीऑर्डर पीरियड मैक्सिमम कौन सा है? 6 है ना? 450। हाँ, ठीक है। अगला है आपका मिनिमम लेवल, वो निकाल लीजिए। मिनिमम लेवल का फार्मूला था, आई थिंक इसमें मैंने लिखा होगा ना यहाँ पे, ये मिनिमम का फार्मूला था रीऑर्डर लेवल Sir, reorder level माइनस into yes, नॉर्मल sir, reorder. कंजप्शन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ये दोनों ब्रैकेट में है। तो नॉर्मल कंजप्शन आपका 50 यूनिट था, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड आपका हो गया 4 और 6 है ना? Yes, sir. तो 4 और 6 का नॉर्मल हो गया मतलब आपका 5। So 5 क्यों कंसीडर किया हमने? मैक्सिमम वैल्यू भी तो कंसीडर कर ही सकते हैं ना, 6 भी ले सकते हैं। नहीं, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है ना, तो देखिए रीऑर्डर पीरियड दो दिए आपके 4 to 6 वीक्स, यानी मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 200। Yes. है ना? अगला क्या है आपका? मैक्सिमम हो गया, मिनिमम। अच्छा, मैक्सिमम लेवल निकाल लीजिए फिर आप। मैक्सिमम का फार्मूला था ये, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये लीजिए, ये आपका पूरा सॉल्यूशन था। अब आप देख लीजिए, ये ऊपर इसमें बस ये क्या है, यहाँ पे ऊपर रूट नहीं लगा हुआ, ठीक है ना? वो टाइपिंग में मिस्टेक है, ये 2A ओपन रूट में नहीं है इसमें, यहाँ पे टॉप पे, उसको इग्नोर करके बाकी आप देखते चलिए कैसे निकल रहा है रीऑर्डर लेवल एवरेज। सर मिनिमम रेट क्या है? मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन। मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन 25 था आई थिंक, मैं एक बार देख लेता हूँ, लास्ट पिछली इस पे था। मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन था 25 मिनिमम यूजेस, मैक्सिमम 75, नॉर्मल 50। सर जो इसमें EOQ है उसमें इन्होंने डेसिमल पॉइंट कंसीडर नहीं किया हुआ, अप्रॉक्स लगा दिया है। हाँ, वो 1/86 ही दिया है, हाँ इसीलिए मैं कहता वो
186.19 है ना, तो 186, अगर ये 0.5 से ज्यादा वैल्यू होती तो 187 कर देते इसको हम, इसलिए 186 यूनिट्स ही ले लीजिए आप। वो तो यूनिट्स सर में लेना एक्चुअली, यस, इसीलिए 186 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 0.550 तक तो हम इधर की तरफ आए थे ना। अरे 325 हो गए। ये इसको भी आप मैं इसको शेयर कर दूंगा, ये आपके सामने सारे हैं बेटा निकालने के तरीके। बाकी बच्ची प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मेरी दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है। ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको पूरा शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी वाली स्लाइड जो आज, मतलब लेकिन 4:30 के बाद, ठीक है। ओके सर। एक मिनट में रुकिएगा, मैं 1 मिनट वो ले लूँ, अटेंडेंस शीट जनरेट कर लूँ, शायद हो ही जाए आज। उस दिन भी हो गई थी ना, हाँ तो 50 है, उस दिन 59 तब भी थे। आज भी शीट जनरेट नहीं हो रही इसमें, उस दिन तो हो गई थी। कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा मुझे प्लीज जरा। सर मैं ले लेता हूँ। ठीक है बेटा। सर आप एक बार एक्सटेंशन को ऑन करके देखिए, वो तब हो जाएगा। सर वहीं ऊपर ही होता है आपके, जहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर है ना, वहीं पे साइड में होता है। दिख नहीं रहा, इसके साइड में नहीं, उसके लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पे होगा गूगल के नाम से। हाँ इसको ऑन कर दीजिए। ऑन ही था ये। सब्सक्रिप्शन चला गया क्या इसका, कुछ कह रहा है एक्सटेंशन रिक्वायर ब्राउजर लॉगिन एंड सिंक्रोन, सब कुछ तो किया था पिछली लास्ट क्लास में, तो हो गया था। तो प्रो के लिए कुछ पैसे मांग रहा है जी इसलिए नहीं कर रहा है ये कह रहा है पैसे दो मुझे प्रो के लिए। सर स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। ले लेना, ठीक है, मुझे ये भेज दो, कोई बात नहीं, मैं इसी से काम चला लूंगा ओके सर। ठीक है बेटा, बाकी कल करेंगे बचा हुआ, ठीक है। ओके सर। आज कोशिश कीजिएगा अगर आप किसी का बुक्स वगैरह हो, नहीं तो छोली मैं एक काम करूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ना अभी भेज दूंगा, जब ये भेजूंगा ना तो मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, उसको सॉल्व कीजिएगा जब, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। बाय। सर सॉल्यूशन मत भेजना सर पहले। हाँ जी बेटा। सर सॉल्यूशन पहले मत भेजना सर, पहले क्वेश्चंस। नहीं सॉल्यूशन भेजूंगा, सर सिर्फ आंसर भेज देना लास्ट। सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भेजो, वो आपको करने, सॉल्यूशन तो कल हम क्लास में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके सर।